अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है। हमें एक वीडियो भेजा गया था और उसमें कुछ लोग कुछ बातें कर रहे थे, और जो उसका मेन मतलब था, वो जो मेन सवाल था वो ये था, जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि डायन कुप्रथा, यानी कि जो विच हंटिंग हो गई है, ये सारी जो बातें हो गई हैं, उसको क्रिश्चियनिटी के द्वारा फैलाया गया है। उसकी पूरी व्याख्या भाई अभिषेक आपके सामने करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आपने सवाल सुना कि हमको एक वीडियो भेजा गया था और उस वीडियो में काफ़ी सारे पॉइंट थे जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर उन्होंने थोपे थे, और मैं उनको स्पेसिफिकली एक करके तो हाईलाइट नहीं करूंगा, लेकिन उनमें से कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो उन्होंने बोले कि जैसे कि जो विच हंटिंग है वो क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू ही इंडिया में स्टार्ट हुआ है। और ये इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज ये मानते थे कि औरतों में आत्मा नहीं होती। इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि जो पहले मतलब जो एशियंट रोमन एरिया में हुआ है, उस जमाने में जो भी विच हंटिंग हुआ है, उस विच हंटिंग में चर्चेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ गया। और वही चीजें हम हिंदुस्तान के ट्रेडिशन में देखते हैं। और भी बहुत सारे सवाल उसमें पॉइंट थे जो उन्होंने क्लेम किए थे कि वो सब क्रिश्चियनिटी के थ्रू है। लेकिन इसको स्पेसिफाई करने से पहले और सारी चीजें बताने से पहले मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि विच हंटिंग और विच क्राफ्ट क्या है। विच क्राफ्ट बेसिकली हम उसको कहते हैं जब हम जादू टोना या किसी भी शैतानी तरीके से या शैतानिक चीजों का हमदो सिताइश करके वर्शिप करके उसके साथ कोई एग्रीमेंट करके या किसी भी तरीके से शैतान की हमदो सिताइश के थ्रू कुछ भी चीजों को करते या करवाते हैं, उसको हम विच क्राफ्ट में काउंट करते हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जादू टोना या काला जादू। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो मेरे साथ इन डेट्स पे बहुत स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे एविडेंस हमको हिस्ट्री में ही मिलते हैं, और जितना अभी तक हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है उसके बेसिस पे मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ। अगर हम प्री हिस्टोरिक बिलीफ के अकॉर्डिंग देखें तो 3000 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, यीशु मसीह के धरती पे आने से पहले, बॉर्न होने से पहले, क्रूसिफिक्शन होने से पहले की बात है। 300 BCE टाइम एरा है। हमें उस जमाने के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं जिसमें हमें केव पेंटिंग मिलती है, फिगर्स दिखते हैं, और हमें कुछ ब्यूरियल सिस्टम भी दिखते हैं। उनके कुछ रिचुअल्स हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, कल्चर है, जिसको हम देखते हैं, जो इन सारी चीजों से मेल जोल खाता है। एशियंट ह्यूमंस में भी ये बिलीव था कि मैजिक होता है, स्पिरिट्स होती हैं, चार्म्स होते हैं, जो कंट्रोल कर सकता है किसी भी नेचर को, और किसी भी इंसान की बीमारी को हील कर सकता है, क्योर कर सकता है। और इन लोगों को जो बोला जाता था, उनको बोला जाता था शमन्स, बोला जाता था हीलर्स, बोला जाता था स्पिरिचुअल लीडर्स, बोला जाता था। और ये सारे कुछ हर्ब्स को, कुछ चैंट्स को, मतलब कुछ मंत्रों को और कुछ कल्चरों के थ्रू ये सारी प्रैक्टिसेस को करते थे, जो आगे जाके यही प्रैक्टिसेस जादू टोना और काले जादू में कन्वर्ट हो गई। बाकी इसके अलावा अगर हम दूसरा एविडेंस देखें हिस्टोरिकली, तो हमें मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जो हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, अभी तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के बेसिस पे या जितना एविडेंस हमें मिला है, तो हम सबसे पहले अगर हम मेसोपोटामिया को ही देखें तो उसमें कुछ शहर हैं जिनमें हम शहरों के नाम देखते हैं, जो है सुमेर, बेबीलोन और अशेरिया। इसमें भी जो टाइम पीरियड है वो 3000 BCE से लेके 1000 BCE तक है। यहाँ पे भी यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ है और क्रिश्चियनिटी का टैग नहीं लगा है, टाइटलाइजेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि फिर से जो सबसे पहले विच क्राफ्ट अपीयरेंस है वो मेसोपोटामिया के अंदर हुआ है, जिसको हम पढ़ते हैं कोड ऑफ हम्मुराबी में, जो कि 1750 BCE में लिखा गया था। और ये पूरा एक विच क्राफ्ट के ऊपर क्ले स्टोन था, जिस क्ले स्टोन में हमने ये सारे डिटेल्स देखे। इसमें कुछ मैजिक्स हैं, कुछ स्पेल्स हैं, और उन स्पेल्स को तोड़ने के तरीके हैं। ये उस जमाने के क्ले टैबलेट्स पे लिखा गया है, जो 1750 BCE के टाइम पीरियड में। उसके बाद हम एक और सिविलाइजेशन देखते हैं, जो कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, और एशियंट इजिप्ट में भी 2000 BCE से लेके 1000 BCE का टाइम पीरियड है। ये भी BCE है, बिफोर क्राइस्ट एरा। हम इसमें भी काले जादू को देखते हैं और कर्सिंग को देखते हैं। जैसा कि भाई जॉय ने भी बताया कि सांप को पीतल वाला जो सांप का एक एग्जाम्पल लिया, वैसे एक एग्जाम्पल मैं भी लेता हूँ कि हम जब देखते हैं वचन के अंदर भी देखते हैं, तो जब मूसा फिरौन के पास जाता है इजराइलियों को छुड़ाने की विनती करने के लिए, तो वो जो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर उनको दिखा रहा होता है, जो वार्निंग्स के फॉर्म में परमेश्वर उन्हें बता रहा होता है, उन चिन्ह चमत्कार के लिए फिरौन राजा भी अपने जो उसके जादू दिखाने वाले लोग होते हैं या
उसके जो प्रीस्ट होते हैं उस टाइम पे वो अपनी लाठियों को फेंकते हैं और वो लाठियां उनकी सांप में बदल जाती हैं, और वहीं पे मूसा की भी लाठी सांप में बदली हुई होती है, और फिर मूसा की लाठी उन सारी लाठियों को खा लेती है, जो एक चीज दिखाती है कि परमेश्वर की प्रभुता इन सारी चीजों से बढ़कर है। परमेश्वर हमारा सर्वश्रेष्ठ महान, सबसे महान परमेश्वर है। तो हमें ये कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं जो अर्ली एशियन टाइम पीरियड में भी है। फिर अगर हम और आगे बढ़े तो हिब्रूज और इजराइलाइट ट्रेडिशन में भी देखें तो हिब्रू और इजराइलाइट ट्रेडिशन का जो टाइम पीरियड है वो 1200 BCE से लेके 500 BCE का है। और इस जमाने में तब तक आते आते हमारा जो पुराना नियम है ओल्ड टेस्टमेंट वो काफी प्रचलित हो चुका है, और जिसके चलते एक्सोडस 22 मतलब 22 एक्सोडस उसका 22वां अध्याय और 18वीं आयत में हम कुछ लोग कोट करते हैं इसको, डू नॉट लेट सॉर्सरर लिव वाली आयत है, और डिट्रोनॉमी 18, 10 और 12, 10 से 12 में भी हम कुछ देखते हैं जिसमें फॉरबिडन डेविनेशन है, स्पिरिट कंसल्टिंग है, और ये सारी चीजें हैं जिसको बाइबल बैन करती है, मना करती है करने के लिए। ये पुराने नियम में हमको देखने को मिलता है। लेकिन और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो फिर ग्रीस और रोम का टाइम पीरियड आता है। ग्रीस का जो टाइम पीरियड है वो 600 BCE है, और 600 BCE से लेके ये जो टाइम पीरियड है ये 400 CE तक है, क्राइस्ट एरा तक है। और हम इसी के बाद फिर एक ट्रेडिशन देखते हैं जो 2nd से लेके 5th सेंचुरी के बीच में हुआ है। इस ट्रेडिशन में हम काफी डेथ्स को देखते हैं, बर्निंग ऑफ विचेस को देखते हैं। केवल औरतें ही नहीं बल्कि पुरुष भी जलाए जा रहे हैं क्योंकि उन पे दोष लगाया गया है कि इन्होंने जादू टोना, काला जादू या कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ मैजिक इस्तेमाल किया है जिससे किसी अगले इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है, उसको परेशानी कर सकते हैं या कर्स की तरीके से उसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ अगर एक चीज नोटिस करें तो वो ये है कि विच क्राफ्टिंग और विच हंटिंग दोनों ही बहुत पहले से चली आ रही है। पहले के टाइम पीरियड में भी जितने टाइम पीरियड मैंने आपको अभी पढ़ के दिखाए हैं और सिविलाइजेशंस के बारे में बताया, इन सिविलाइजेशंस में भी सबके अपने अपने नियम कायदे कानून हैं, सबके लॉज हैं जो अपने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कुछ कल्चर हैं जहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए परसिक्यूशंस हैं, कुछ कल्चर्स हैं उन्हें जहर खिला दिया जाता था। ये पहले ही के टाइम पीरियड में ये परसिक्यूशन पहले ही से हो रहा है। यहाँ पे विचेस को और सॉर्सरर्स को या विजर्ड्स को पहले से ही मारा जा रहा है। तो ये कुछ नया नहीं है हमारी सिविलाइजेशंस के लिए या आने वाली सिविलाइजेशंस के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि उस वीडियो के अकॉर्डिंग जो क्लेम किया गया वो ये क्लेम किया गया कि यूरोपियन ट्रेडिशंस जब हिंदुस्तान आए, मतलब जो मिशनरीज इंडियंस आए, तो इंडिया में भी विच हंटिंग शुरू हो गई। और मोर ओवर ये उस वीडियो में ये भी है कि रोमन में भी जब विच हंटिंग होती थी तो उसके पीछे चर्चेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता था। तो मैं वहां पे आने से पहले एक स्टोरी बताना चाहूंगा। ये स्टोरी बेसिकली स्टोरी नहीं, मतलब स्टोरी के लिए बेस है, लेकिन एक टाइम पीरियड है जो 1450 से लेके 1750 तक है, 1450 से लेके 1750। और इस टाइम पीरियड में एक टाइम पीरियड है जो कि साल है जो कि 1484 है, 1484 ईयर है, और जिसमें ये इंसिडेंट हो रहा है। जिस इंसिडेंट में एक पोप है जिनका नाम है पोप इनोसेंट 8, और एक समिट हुआ था जिसमें को बुल समीज डेसिडेरेंट्स एफेक्टिबस के नाम से जाना जाता है। इसमें दो टीचर्स हैं जिसका नाम है हेनरी रिच क्रेमार और दूसरे का नाम है जेकब स्प्रेंजर। और इन दोनों को पोप इनोसेंट 8 1484 में एक लेटर लिख के भेजते हैं, और उस लेटर में कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं जिन वर्ड्स पे अगर हम ध्यान दें तो उसमें लिखा है बिलवड सन। जो बिलवड सन इस्तेमाल किया गया है वो हेनरिच क्रेमार के लिए इस्तेमाल किया है और जेकब स्प्रेंजर के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो आगे चल के मिसयूज किया जाएगा। लेकिन उसको पहले मैं आपको बताता हूं कि जो बिलवड सन का जो वर्ड इस्तेमाल होता है ये हायरार्की ऑर्डर को दिखाने के लिए होता है, क्योंकि पोप की हायरार्की सबसे टॉप पे है एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। तो उस टाइम पीरियड में तो वो जब किसी भी छोटी जाति वाले को इंट्रोड्यूस किया करते थे तो वो इस तरीके से लिखा करते थे बिलवड सन, जो कि उनका खुद का बेटा तो नहीं है लेकिन इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ किसी को अपन अप्रिशिएट कर रहे हैं या बुला रहे हैं। तो ऐसा एक लेटर इन्होंने लिख के भेजा था इन दोनों के लिए, और ये लेटर इसलिए था क्योंकि उस टाइम पीरियड में विच हंटिंग बहुत ही ज्यादा एक्सेस लेवल पे होने लगी थी, और इन्होंने उनको भेजा कि आप जाइए और सर्च करिए कि क्या क्या ट्रेडिशंस हो रहे हैं और इनके लिए क्या क्या सिस्टम है और इनको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1844 में उनको ये लेटर मिला था, और 1484 से लेके 1485 तक
ये पूरे टाइम सर्च करते रहे। 1485 में आके हेनरिच क्रमार एक जगह यही घटना घट रही थी जहाँ पे एक विच क्राफ्ट या विच हंटिंग का एक इंसिडेंट हो रहा था, जिसमें उनकी वो क्या सुनवाई की जा रही थी। और उस सुनवाई में जो हेनरिच क्रमार का जो तरीका था वो एक बिशप को पसंद नहीं आया, जिसके चलते बिशप ने कहा कि ये जो चीजें आप क्लेम कर रहे हैं ये अनबिब्लिकल है, अनरिलायबल है, आप यहीं पे रुक जाइए और इसको बंद करिए, हम आगे और भी कोई सुनवाई नहीं करना चाहते। और उसमें से उनको निकाल दिया गया, उस महफिल में से उनको निकाल दिया गया, जो कि उनके ईगो को बहुत ज्यादा गंदा हर्ट करता है। आगे चल के हम देखते हैं कि फिर जब वो देखते हैं कि उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया गया और उनको ऐसे महफिल में से निकाल दिया गया, तो उसके चलते वो फिर से और ज्यादा अथॉरिटी होल्ड करने के लिए बुल के पास जाते हैं, पोप के पास जाते हैं। वो लेटर जो उनको आया था उस लेटर को मिस इंटरप्रिटेट करके वो लोगों को दिखाना शुरू करते हैं और अपनी चीजों को और अपनी जो प्रोसीजर ऑफ विच हंटिंग है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि विच ये सही में एक चुड़ैल है, डायन है या नहीं है, इनको इस्तेमाल मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर पे ये और डिटेल में जाते हैं। और इस डिटेल में जाते जाते साल 1486 से लेके 1487 में, इसमें कुछ कंफर्म नहीं है, कई जगहों पे 1486 लिखा हुआ है, कई जगहों पे 1487 लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट ये कि चाहे 1486 हो या 1487 हो, इन एक दो सालों में एक किताब लॉन्च होती है जिसको हम बोलते हैं मैलिफिकरम, जो एक विच क्राफ्ट, विच हंटिंग, सॉर्सरर्स और जादू टोना, काला जादू, इन सब के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज देती है लोगों को। और इस बुक के जो फ्रंट पेज था, उस फ्रंट पेज पे जो सबसे पहले जो चीज क्लेम की गई वो ये चीज क्लेम की गई कि इस बुक को प्रूफ रीड किया गया है बाय पोप 8, जिन्होंने उनको लेटर दिया था, जबकि वो प्रूफ रीड कभी हुई ही नहीं है। दूसरा चीज, उसी पेज पे उन्हें जो लेटर पोप के द्वारा मिला था, उस लेटर को उन्होंने लगाया ताकि वो उस पर्टिकुलर बुक की ऑथेंटिसिटी होल्ड कर सके और दिखा सके कि वो ज्यादा रिलायबल है और लोग उस पर विश्वास करें। लेकिन अगर उसको आप डिटेल में देखेंगे, कभी उस किताब के फ्रंट पेज को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि जहाँ पे कुछ लाइन है वो बहुत ज्यादा ब्लर्ड है कि आप समझ नहीं सकते हैं, और एशियंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसका ट्रांसलेशन आपको बेसिकली गूगल पे मिल जाएगा, विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि दोनों लेटर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जो पोप ने भेजा था उसमें और जो किताब में लगा है उसमें। दूसरी चीज जो उस किताब में है वो ये है कि जब आप उस किताब का सेकंड थर्ड पेज ओपन करते हैं, तो जो सबसे कॉमन परमेश्वर का कलाम से जो वर्स इस्तेमाल किया गया है वो निर्गमन, उसका 22वां अध्याय और 18वीं आयत है, और डिट्रोनोमी है जो उसमें सबसे पहले लिखा गया है, जिसके चलते वो इस विच एग्जीक्यूशन या विच हंटिंग को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के कलाम में उस आयतों को उस किताब में जब इस्तेमाल किया गया तो वो गलत किया गया, क्योंकि वो अगर हम देखें तो हमारा अर्ली एशियंट रोमन जो पीरियड है, जिसको हम होली रोमन सेंचुरीज कहते हैं, अर्ली रोमन सेंचुरी से भी पीछे का जो टाइम पीरियड है, जिसमें परमेश्वर इजराइलियों को ठहराते हैं, जो मैंने अभी आपके सामने थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि टाइम पीरियड हम लगाते हैं वो है 1200 से लेके 500 BCE का, बिफोर जीसस क्राइस्ट कमिंग। उस टाइम पीरियड में ये परमेश्वर का कलाम इजराइलियों को खुद का एक तरीका देता है, एक कल्चर देता है, एक नियम कायदा कानून देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लॉ देता है, ताकि इजराइलाइट्स अलग से एक परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर की संतान माने जाए, जिसमें एक्सोडस 22 और 18वीं आयत को हम क्लेम करते हैं, जिसमें वो साफ साफ कहता है कि वी डू नॉट परमिट सॉर्सरर्स टू लिव। और ऐसा कहा गया कि इजराइलियों को या इजरायली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये केवल इजरायलियों के लिए था कि वो पत्रवाव करके ऐसे जादूगरों को और जादू टोना करने वाली औरतों को मार सकते थे। पर ये अर्ली एशियन टाइम पीरियड में 2000 से लेके 1200 से लेके 500 BCE तक, और ये जो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पीरियड में यीशु मसीह का आना हो चुका है, यीशु मसीह का जाना हो चुका है, दोबारा से जी उठना हो चुका है, और उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी पॉपुलर हो रही है, उस टाइम पीरियड की बात है जिसमें ये किताब लॉन्च होती है, मैलियस मैलिफिकन, जो कि 1486 से लेके 1487 में लॉन्च होती है, जिसके चलते हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और एग्जीक्यूशन देखते हैं जो विच क्राफ्ट करने वालों के ऊपर हो रही है। इसके बाद जो उसी वीडियो में एक सवाल था कि ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान में बहुत इन्हीं के साथ आई है, तो ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको एशियंट हिस्ट्री में बताया, इसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत सारे डिटेल्स हमको देखने को मिलते हैं।
और मैं अभी अगर उसको और डिटेल में बताने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं उसका इसलिए इंडियन हिस्ट्री के लिए इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इस बात को मैं एक चीज़ से क्लियर करता हूँ कि रोमन्स में जो विच क्राफ्टिंग और विच हंटिंग होती थी, उसका कल्चर, उसका लेना देना, उसका तरीका, हर एक चीज़ पूरी अलग है जो हिंदुस्तान में विच क्राफ्टिंग और विच हंटिंग होती थी उससे। क्यों? क्योंकि उनके तौर तरीके, कल्चर अलग थे, उनके यहाँ डिमांड अलग थी, उनके यहाँ वर्शिप करने का तरीका अलग था, उनके यहाँ सैटन्स को भी डिफरेंट नेम से जाना जाता है, डिफरेंट तरीके से उनको वर्शिप किया जाता है। सिमिलरली हिंदुस्तान में भी जब ये मंत्र तंत्र चल रहे हैं, मंत्र तंत्रों में जो जादू टोनों के मंत्र तंत्र हैं, इसको भी जब हम देखते हैं तो इसका भी कल्चर बहुत डिफरेंट है। इस कल्चर में को भी अगर हम बात करें तो इस कल्चर में भी जो बेसिक जो वर्ड्स आते हैं निकल के, वो डायन आते हैं, चुड़ैल आता है, ठीक, भूत आता है, प्रेत आता है, ऐसे वर्ड जो हम हिंदी में देखने को पाते हैं। और ये सारे वर्ड हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत पहले से ही चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उसी वीडियो में कि मिशनरी, तो बेसिकली इस बात पे मैं इतना कह सकता हूँ कि मिशनरीज के द्वारा हिंदुस्तान में नहीं लाया गया है, ठीक, ये पहले ही से हिंदुस्तान में एक्सेसिव में है। और उसी वीडियो में मैंने एक और चीज़ भी देखी थी, उसमें वो एक चीज़ को क्लेम करता है, एक चीज़ लिखी गई थी, एक थीसिस लिखी गई थी, जो कि लिखी गई थी एकेडमिक जर्नी ऑफ विचक्राफ्ट स्टडीज़ इन इंडिया, जो 2 लोगों के द्वारा लिखी गई थी, शमशेर आलम और आदित्य राज। और उस पर्टिकुलर चीज़ को क्लेम करके काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि मिशनरीज़, उस पर्टिकुलर थीसिस में लिखा गया कि ये मिशनरीज़ के थ्रू आया है। पर पर्सनली मैंने जब उसको रीड किया तो उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा था कि ये सारे कल्चर और ट्रेडिशन मिशनरीज़ के थ्रू आए हैं, बल्कि वहाँ ये ज़रूर लिखा था कि ये सारे कल्चर्स और ट्रेडिशन हिंदुस्तान में उनकी खुद की कल्चर्स के बेसिक्स पे, इंडिया में जो भी सोशल रिलेशंस हैं उनके बेसिस पे, सोशल कल्चर्स के बेसिस पे, और जो भी लोकेलिटी है और जो भी ट्राइब्स हैं उन ट्राइब्स के बेसिस पे यहाँ पे विच हंटिंग शुरू की गई थी। और ये सारी चीज़ें बेसिकली उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो खास करके सिंगल लैंड ऑनर लेडीज़ बचती थी, और उन लेडीज से वो प्रॉपर्टी लेने के लिए उनको विच बोल दिया जाता था कि ये चुड़ैल है या आपकी बेटी पे भयानक आत्मा है, ऐसी सारी चीज़ें बोल के उनसे उनकी प्रॉपर्टीज़ को लिया जाता था। उनके ऊपर बहुत सारे ताड़ना दी जाती थी कि ऐसे नहीं तो वैसे ही अपनी धन संपत्ति हमारे नाम कर दें। इसके चलते हिंदुस्तान में विच क्राफ्टिंग इंट्रोड्यूस की गई है। तो विच हंटिंग का लेना देना यूरोपियन कल्चर से बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया का खुद का एक कल्चर था जो विच हंटिंग के ऊपर है, और इस पर्टिकुलर पीरियड में भी जब हिंदुस्तान में विच हंटिंग हो रही है, ये विच हंटिंग का मिशनरी से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही उन लोगों से है जो उस पर्टिकुलर एरियाज़ में परमेश्वर के कलाम को बांटा करते हैं। मोर ओवर अगर हम देखते हैं कॉलोनिकल रिकॉर्ड्स 19th सेंचुरी के जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें साफ साफ लिखा गया है, जो सबसे पहली किलिंग्स लिखी गई हैं वो छोटा नागपुर, असम, बंगाल और अलग अलग सिटीज़ में है, जो कि बेसिकली ट्राइबल कस्टमरी बिलीफ्स और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के ऊपर लिखी गई है। इसका एविडेंस भी आपको मिल जाएगा हमारे पुराने जो लिखी गई किताबें उनमें। इसके अलावा अगर हम लेट 20 और 21st सेंचुरी को देखते हैं तो हमें आज भी ये सब चीज़ें कंटिन्यू इंसिडेंट में दिखती है, मतलब आज भी विच हंटिंग होती है और आज भी इसके ऊपर नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। स्टेट लॉ है, जैसे हिंदुस्तान में स्टेट लॉ है, झारखंड 2001, उड़ीसा 2013, असम 2015, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के चलते विच क्राफ्टिंग एक इलीगल एक्ट है, और इसके चलते गवर्नमेंट खुद से एक पनिशमेंट देती है, जो सेम तरीका यूरोप कल्चर भी 1450 से लेके 1750 का जो टाइम पीरियड है उसमें इस्तेमाल कर रहा है, कि उनके खुद के सेक्युलर इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऐसी चीज़ों पे जजमेंट कर रहे हैं, और उन जजमेंट्स के पीछे थोड़ा बहुत रोल कुछ एरियाज़ में क्रिश्चियंस इंस्टीट्यूशंस का है, क्योंकि वो एरियाज़ अंडर क्रिश्चियंस जुडिशरी है या कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके चलते क्रिश्चियंस इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो क्रिश्चियन इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा डिटेल में हम देखने को नहीं पाते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर वीडियो था जिस वीडियो पे हम ये थोड़े बहुत पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि जिस भी भाई ने ये वीडियो और क्वेश्चन मुझसे पूछा था उसको एक डिटेल आंसर मिला होगा कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग और आज के प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग, प्लस रोमन कल्चर और इंडियन कल्चर के डिफ्रेंशिएशंस के बेसिस पे बेसिकली क्या विच हंटिंग एक्सेसिबल आज भी है
या उसका लेना देना मिशनरी से था या विश्वासियों से था, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। बाकी अगर आपको इस पे और ज़्यादा डिटेल चाहिए हो तो आप हमें मेल फिर से कर सकते हैं, हम आपको एक पूरा PDF फॉर्म भी भेज सकते हैं जो आपको आपके खुद के लिए मिल जाएगा और आप उसको पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप सभी को एक बार फिर जय मसीह। जय मसीह की आप सभी को। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर हो जाएगी कि हर कल्चर में जहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटीज़ और गवर्नमेंट मिक्स होती हैं तो वहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें भी होती हैं और उनको गलत तरीके से या कह लीजिए एक स्पेसिफिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कोई इस बात से मासूम नहीं है, कोई इस बात से विफल नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट सरकार हो।